पाकिस्तान से सटे भारत के बॉर्डर पर एक बार फिर हलचल देखा जा रहा है। पाकिस्तान बॉर्डर पर ड्रोन भेज रहा है। क्या यह कोई बड़े खतरे की ओर इशारा है? भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इस संबंध में कई अहम खुलासे किए हैं। जहाँ तक ड्रोन का सवाल है, ड्रोन ये आपको देखना है ये कौन-सा वक़्त है। ये वक़्त जो है हमारा 15 जनवरी और 26 जनवरी के काफ़ी पास का वक़्त है। इस वक़्त जो होता है आप देखेंगे कि पाकिस्तान थोड़ा-सा एक खौफ में रहता है कि कोई ऐसी कार्रवाई ना हो। तो ये जो ड्रोन्स अभी हमने देखे हैं, ये बहुत छोटे ड्रोन्स हैं, ये लाइट ऑन करके आते हैं, ये बहुत हाइट पे नहीं जाते हैं और ये बहुत ही कम देखे गए हैं। जैसे 10 के आसपास तकरीबन 6 से 7 देखे गए थे, 11 और 12 तारीख को 2 से 3 देखे गए हैं। तो ये जो ड्रोन थे, ये मैं समझता हूँ कि डिफेंसिव ड्रोन थे, जो कि ये ऊपर आके देखना चाहते हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही है। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि वो ये भी देखना चाहें कि कोई कहीं गैप तो नहीं है, इंडियन आर्मी में कोई ढिलाई तो नहीं है, कोई गैप वो जहाँ से वो टेररिस्ट वहाँ से भेज सकें। तो मेरे ख्याल से उनको उसका नेगेटिव जवाब ही मिला होगा, उन्होंने देखा होगा कि आज की तारीख पे कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसे गैप्स नहीं जहाँ से वो भेज सकें। लेकिन ये ज़रूर है, आज जो हमारी डीजीएमओ स्टॉक हुई है, उस स्टॉक में इसके बारे में ज़िक्र किया गया है और उनको बताया गया है कि ये हमें मंजूर नहीं है और कृपया करके इस पे लगाम लगाइए। ये उनको ये बता दिया गया है। भारत की जंगी तैयारी और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं जिसको सुनकर दुश्मन मुल्क की बेचैनी बढ़ने वाली है। आप भी सुनिए। जहाँ तक सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम जो फॉरवर्ड मूवमेंट हुए थे, फॉरवर्ड मूवमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारे डीजीएमओ एग्रीमेंट के बेसिस पे इसको हमने कम करना शुरू किया था और इसको हमने वक्त दिया था कि तकरीबन हम इसको मई के आखिरी तक इसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे और बीच बीच में डीजीएमओ टॉक्स होती रहती थी दोनों दोनों तरफ रीअश्योरेंस करने के लिए, ताकि कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना रह जाए। और वो रीअश्योरेंस के मद्देनज़र हमने इसमें कार्रवाई की थी दोनों तरफ से। जैसे आपको पता है कि हम लोगों ने काफ़ी मोबिलाइजेशन किया था, काफ़ी हद तक मोबिलाइजेशन किया था, वो क्लासिफाइड है लेकिन काफ़ी किया था। तो उस मोबिलाइजेशन को धीरे धीरे हमने सही जगहों पे पहुंचाया हुआ है। चूंकि ऑप सिंदूर ऑन है, इसलिए वो आइज़ एंड ईयर्स वो खुले रहेंगे। इसके तहत जो कुछ हमें कार्रवाई करनी है वो हमने आगे कर रखी है। कि जितनी खबर हमारे पास है, तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से 2 तकरीबन आईबी के अपोजिट हैं और 6 एलसी के अपोजिट हैं। और इन कैंप्स में तकरीबन अभी भी हम समझते हैं कि किसी प्रकार की प्रेजेंस या ट्रेनिंग है। तो इसलिए हम उसके नज़र रखे हुए हैं, उसकी खबर कोशिश करते हैं हासिल करने की, और अगर कोई ऐसे दोबारा हरकत हुई तो हम ज़रूर उसको, जो हमारा इरादा है, हम उसको ज़रूर अंजाम देंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर सबसे मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आज शुरू हुई है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे साथ हमेशा रही है, चलती रही है। इसके मायने बदलते रहे हैं, इसके दायरे बदलते रहे हैं। तो जहाँ तक सवाल है कि इसको हमने कैसे यूज़ में लाया, इस्तेमाल किया, तो सबसे पहली बात करेंगे प्रेडिक्टिव एनालिसिस। जैसे आपको पता होता है कि हमें दुश्मन कहाँ पर जाएगा, कहाँ पर बैठेगा, इन चीज़ों के बारे में पहले से ही ज्ञान होता है और पहले जो एक पैटर्न बना होता है। तो ऐसी जगहों पे हमारे पास कुछ सिस्टम्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं, और जो हमारी वार्निंग लाइन्स होती हैं, उस लाइन्स को हम उसके हिसाब से एक्टिवेट कर सकते हैं। जहाँ तक न्यूक्लियर रिटॉरिक का चीज़ है, मैं ये कहना चाहूँगा कि डीजीएमओ टॉक्स में न्यूक्लियर के ऊपर कोई भी बात नहीं हुई थी, और जो न्यूक्लियर रिटॉरिक जो भी दी जा रही थी वो पॉलिटिशियन द्वारा दी जा रही थी या लोकल पब्लिक द्वारा दी जा रही थी पाकिस्तान में। मुझे ऐसा कोई अंदाज़ नहीं है कि मिलिट्री की तरफ से ये कोई ऐसी चीज़ आई थी। जम्मू कश्मीर में स्पेशली जिस तरह की फायरिंग हुई थी और जिस तरह से हमने उनको एड्रेस किया और तकरीबन हमने उनके 100 लोगों को जो ख़त्म किया, वो सब कार्रवाई जो हुई थी वो इसीलिए हुई थी क्योंकि हमने कन्वेंशनल स्पेस को बढ़ाया। और उस 88 आवर्स में आपने देखा कि कन्वेंशनल स्पेस को बढ़ाने के लिए आर्मी का जो मोबिलाइजेशन था वो इस प्रकार से था कि कोई भी ऐसी गलती अगर पाकिस्तान ने की जिसमें कि हमें मजबूर होना पड़ा ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के लिए, हमने पूरी तैयारी कर रखी। तो जो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन हमने खड़ा किया वो इन्फेंट्री बटालियन में हमने अशनी प्लेटून खड़ी की, जिसमें स्पेशलिस्ट लोग हैं जो कि एक लेवल की क्वालिफिकेशन हासिल करते हैं, तभी वो इसमें जा सकते हैं। उसी प्रकार से एक हमने भैरव लाइट कमांडो बटालियंस खड़ी की हैं, जो कि हमने आज की तारीख पे 13 भैरव बटालियंस खड़ी की हैं। ये भैरव बटालियन का जो काम है,
इनका काम है कि जो घातक प्लेटून होती थी इन्फेंट्री बटालियन में, जो स्पेशल फोर्सेस, इनके बीच का जो एक गैप है, इस गैप को कवर करना विथ मॉडर्न इक्विपमेंट। तो यूएस इक्विपमेंट, काउंटर यूएस इक्विपमेंट, लॉटर म्यूनिशन और भी जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं उसको लेके एक घातक रोल प्ले करना। आर्टिलरी में अगर हम बात करें तो एक दिव्यास्त्र हमने बैटरी बनाई है। दिव्यास्त्र बैटरी का ये मतलब है कि वो आरटी रेजिमेंट के अंदर रहेगी और वो एक डिव कमांडर को सपोर्ट प्रोवाइड करेगी अगेन यूएस एंड काउंटर यूएस एंड लॉटर म्यूनिशन के लिए। जो हमारी शक्तिमान रेजिमेंट है, जो अभी हमने 3 खड़ी कर रहे हैं शुरू करने के लिए और बाद में 12 खड़ी करेंगे, फिर इसको और आगे बढ़ाएंगे। ये पूरी रेजिमेंट जो है इसी चीज़ के लिए रहेगी। इनका जो रेंज रहेगा, शुरू में शायद ये 100 से 400 किलोमीटर रहे, आगे आने वाले दिनों में हम इसको 750 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर भी इनका दायरा देख रहे हैं। आज आप देखेंगे रॉकेट और मिसाइल दोनों एक दूसरे में शामिल हो गए हैं, क्योंकि अगर हमें इम्पैक्ट में पहुंचाना है तो रॉकेट भी पहुंचा सकता है, मिसाइल भी पहुंचा सकता है। इसीलिए हमसे अगर आप पूछिए तो हम रॉकेट मिसाइल फोर्स की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने, जैसे आपको पता है, उसने रॉकेट फोर्स एक आर्मी के तहत खड़ी की हुई है। आपको पता है कि चाइना ने भी ऐसी फोर्स खड़ी की हुई है। तो ये समय की मांग है कि हमें ऐसी फोर्स खड़ी करनी पड़ेगी। उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, जैसे हमारा पिनाका है जिसको 120 किलोमीटर की रेंज में चेक किया गया है, हमने ऑलरेडी कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं रॉकेट के जो 150 हैं, जिसको हम बाद में 300-450 किलोमीटर की भी रेंज पे भी देखेंगे। उसी प्रकार से आपने प्रलय के बारे में अभी सुना होगा, क्या कार्रवाई हो ही रही है। ब्रह्मोस तो आपको पता ही है। कुछ और भी ऐसे सैंक्शंस हमारे पास हैं जिसको हम आगे लेके जाएंगे। तो मैं यही आपको सारांश में बताना चाहूँगा कि ये समय की ज़रूरत है और इसको हम जितनी जल्दी इसको ऑर्गेनाइज करें उतना हमें इफेक्टिवनेस लाने में फ़ायदा होगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भारतीय सेना हर परिस्थिति में सक्षम, सजग और संकल्पबद्ध है, जो हर चुनौती का सामना पूर्ण तैयारी, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ करने के लिए सदैव तत्पर है। राष्ट्र की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। थैंक यू एंड